नमस्कार। हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा की प्राइवेट जॉब्स में वहां के लोकल लोगों के लिए 75% रिजर्वेशन लागू कर दिया है। तो क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल है? आइए हम इसको एग्जामिन करते हैं। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार हरियाणा के गवर्नर ने उस कानून को अपनी मंजूरी दे दी है जिसके अनुसार हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स हैं उसमें से 75% जॉब्स को वहां के लोकल लोगों के लिए रिजर्व किया गया है। इसमें वे सारी जॉब्स आएंगी जिनकी सैलरी अप टू 50,000 रुपीज पर मंथ है, और इस रिजर्वेशन में से 10% जॉब तो सिर्फ उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए ही रिजर्वेशन रहेंगी, और जो बाकी रिजर्वेशन वाली जॉब्स हैं वो हरियाणा की अदर डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को दी जा सकेंगी। और यह जो रिजर्वेशन है प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स के लिए वो शुरुआत में 10 साल के लिए लगाया गया है, तथा यह हरियाणा की सभी प्राइवेट कंपनीज, सोसाइटीज, ट्रस्ट तथा पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर लागू होगा। तो देखिए, इस प्रकार का रिजर्वेशन पहले आंध्र प्रदेश में भी लगाया गया था करीब 2 साल पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जुलाई 25, 2019 की न्यूज है। इसी प्रकार से 75% जॉब रिजर्वेशन किया गया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा वहां के प्राइवेट जॉब्स में। इस इशू को चैलेंज किया गया था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जब इस मैटर में वहां की गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया था तो उस समय अपना एक टेंटेटिव ओपिनियन बताया था। वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का ऐसा कोई फाइनल ओपिनियन नहीं था, क्योंकि इसकी हियरिंग अभी भी बाकी है। इसमें फुल हियरिंग अभी होना बाकी है। लेकिन अपने टेंटेटिव ओपिनियन में हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि ये जो 75% का जॉब कोटा दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में आंध्र प्रदेश में वहां के लोकल लोगों के लिए, तो ये कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिखाई देता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस पर फाइनल हियरिंग अभी होनी बाकी है, लेकिन एक टेंटेटिव ओपिनियन जरूर हाई कोर्ट ने एक्सप्रेस किया था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कि ये जो कोटा है लोकल लोगों के लिए यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो फ्रेंड्स, फिर हम देखते हैं, क्योंकि इसी प्रकार का रिजर्वेशन 75% रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हरियाणा की सरकार के द्वारा भी अभी लगाया गया है हरियाणा के लोकल लोगों के फेवर में। तो क्या फिर यह कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो आइए हम इस इश्यू को एग्जामिन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रेलेवेंट प्रोविजंस को देखते हुए, तथा सुप्रीम कोर्ट के एक रेलेवेंट जजमेंट को भी देखते हुए, जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस इशू को कवर करता है। तो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल राइट गारंटी करता है सभी पर्सन्स को। इसमें सिटीजन्स भी आते हैं तथा इवन नॉन सिटीजन्स भी हैं। इस आर्टिकल में राइट टू इक्वालिटी गारंटी किया गया है, जिसमें बेसिकली 2 प्रकार के राइट है। एक तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सबकी समानता, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सभी भागों में सभी लोगों को इक्वालिटी का राइट है और कानूनों के इक्वल प्रोटेक्शन का भी राइट है। उसी प्रकार से देखिए, फिर आर्टिकल 14 में इस प्रकार का फंडामेंटल राइट दिया गया है कि स्टेट द्वारा ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सिटीजन्स के अगेंस्ट में नहीं किया जाएगा जो या तो रिलीजन के आधार पर हो, रेस के आधार पर हो, कास्ट के आधार पर हो, सेक्स के आधार पर हो, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हो। एक और जो यहां पर रेलेवेंट प्रोविजन आता है फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है आर्टिकल 16। इसमें एक फंडामेंटल राइट दिया गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एंटर होने के लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सर्विस में ज्वाइन करने के लिए। और साथ में इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ उसका रिलीजन, उसकी रेस, उसकी कास्ट, सेक्स यानी कि मेल है या फीमेल है, उसका डिसेंट, उसका प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर रेसिडेंस और एनी ऑफ देम। इन ग्राउंड्स के ऊपर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन स्टेट द्वारा नहीं किया जाएगा।
यहां पर हालांकि जो जॉब का रिजर्वेशन किया गया है वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब से, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ये बेसिकली स्टेट द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा किया जाना है। तो बेसिकली स्टेट डिस्क्रिमिनेशन करने जा रही है, हालांकि डिस्क्रिमिनेशन प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स के बारे में है। तो आर्टिकल 14, 15 और 16 में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, स्पेशली आर्टिकल 14 एंड 15 में ये जो प्रोविजन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा सकता है, जैसे हम थोड़ी देर के बाद में एक इससे रिलेटेड केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी देखेंगे। इसके अलावा फिर आप ये भी देखिए, फंडामेंटल राइट्स में एक और फंडामेंटल राइट आता है आर्टिकल 19 का। इसमें सभी सिटीजन्स को एक फंडामेंटल राइट दिया गया है जिसमें 6 प्रकार के राइट्स हैं, लेकिन हमारे लिए 3 राइट्स उसमें से रेलेवेंट्स है, इसलिए हम इन 3 राइट्स को देखेंगे। तो ऑल सिटीजन्स को क्या क्या राइट्स है देखिए जो हमारे लिए रेलेवेंट है इस पर्टिकुलर डिस्कशन को लेकर के। तो एक तो है द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में आप कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसके अलावा इंडिया के किसी भी भाग में आप जाकर के रिसाइड कर सकते हैं, रह सकते हैं, वहां पर सेटल हो सकते हैं। और फिर तीसरा जो कनेक्टेड फंडामेंटल राइट है वो है सभी सिटीजन्स को अगेन कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं वो, जैसे लॉयर का प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर का हो सकता है, दूसरा कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, या कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं जिसमें जॉब्स भी आ जाती हैं, कोई नौकरी आ जाती है, या फिर कोई ट्रेड कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि भारत के हर सिटीजन को किसी भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस करने का अधिकार है। तो अगर हम इन तीनों राइट्स को कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो हम फिर क्या देखते हैं कि भारत के किसी भी सिटीजन को पूरे भारत में, इंडिया में कहीं भी फ्रीली मूव करने का अधिकार है, वहां पर रिसाइड करने का अधिकार है। उसके बाद भारत के किसी भी भाग में सेटल होने का अधिकार है, तथा उसी प्रकार से प्रोफेशन का, किसी जॉब का, ऑक्यूपेशन का, ट्रेड का या बिजनेस का अधिकार है। इसका मतलब भारत का कोई नागरिक यदि हम इन सभी राइट्स को कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो किसी भी भारत के किसी भी भाग में जाकर के रह सकता है, जा सकता है, वहां पर जॉब कर सकता है, प्रोफेशन कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हरियाणा के बाहर का कोई व्यक्ति यदि हरियाणा में आना चाहता है तो उसके ऊपर रोक नहीं है, जॉब करना चाहे तो यह फंडामेंटल राइट उसको अवेलेबल होगा। उसी प्रकार से देखिए आर्टिकल 21, ये काफी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। इसमें देखिए हर व्यक्ति को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में गारंटी दी गई है। किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी यानी उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, डिप्राइव नहीं किया जा सकता, जब तक कानून द्वारा कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश नहीं किया गया हो। और देखिए 1978 में मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये काफी क्लियरली बोला था कि ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, यानी कि कानून में जो भी प्रोसीजर बनाया गया है वो प्रोसीजर जस्ट भी होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए तथा फेयर होना चाहिए। यानी कि जो भी प्रोसीजर कानून द्वारा लगाया जाता है किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने के लिए, वो अनजस्ट नहीं हो सकता, अनरीजनेबल नहीं हो सकता, अनफेयर नहीं हो सकता। और यहां पर एक आधी बार आपको लग रहा होगा कि यहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल लिबर्टी का प्रश्न कहां से आ गया, क्योंकि हम तो डिस्कस कर रहे हैं जॉब्स में रिजर्वेशन को प्राइवेट सेक्टर में। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई सारे राइट्स आर्टिकल 21 में इंक्लूड होते हैं, ऐसे जजमेंट्स टाइम टू टाइम दिए गए हैं। एक जजमेंट, इनफैक्ट एक से ज्यादा ऐसे जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के जिसमें यह बोला गया है कि राइट टू लाइवलीहुड, आपको जो लाइवलीहुड कमाने का अधिकार है वो भी एक फंडामेंटल राइट है, और वो आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है। यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, क्योंकि एक्चुअली में तो ये जो आर्टिकल है पर्सन के बारे में बोलता है, जिसमें सिटीजन्स के अलावा बाकी लोग भी आ सकते हैं जो सिटीजन्स नहीं हैं, लेकिन कम से कम भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को, भारत के सिटीजन्स को अपनी लाइवलीहुड कमाने का अधिकार है, और यह फंडामेंटल राइट है। तो यदि फिर हम इस इश्यू को देखते हैं तो इससे रेलेवेंट एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है जो ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स के लिए थोड़ा सा रेलेवेंट हो सकता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में
चारू खुराना के केस में अपना जजमेंट दिया था। 2014 का जजमेंट है, लेकिन रिपोर्ट हुआ था जर्नल्स के अंदर 2015 में। तो इस जजमेंट के अनुसार चारू खुराना वो बेसिकली एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। उन्होंने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ की जो आर्टिस्ट की एसोसिएशन है उसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनको आर्टिस्ट एसोसिएशन जो कि एक प्राइवेट बॉडी है, वो भी प्राइवेट बॉडी है, उसकी मेंबरशिप से इस बात के लिए इनकार कर दिया गया कि उनकी 5 साल का रेसिडेंस का महाराष्ट्र में उनके पास में रेसिडेंस का सर्टिफिकेट नहीं है। यानी कि वहाँ के आर्टिस्ट एसोसिएशन में यदि कोई मेंबर बनना चाहता है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसको कम से कम 5 साल के लिए महाराष्ट्र का रेसिडेंट, वहाँ का रहिवासी होना जरूरी है। इस प्रकार की कंडीशन थी, तो उसको इस आर्टिस्ट एसोसिएशन का मेंबर बनाने के लिए इनकार कर दिया गया। उसके बाद में फिर चारू खुराना ने इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में रेज किया। आर्टिकल 32 में उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल की। आर्टिकल 32 में यदि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या फिर रिट इशू कर सकती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द डिनायल ऑफ द इशू ऑफ कार्ड, कार्ड का मतलब यहां पर मेंबरशिप कार्ड है, जो कि उस प्राइवेट आर्टिस्ट एसोसिएशन की मेंबरशिप से रिलेटेड है। डिनायल ऑफ द इशू ऑफ द कार्ड टू वर्क एज मेकअप आर्टिस्ट ऑन द ग्राउंड दैट वन इज नॉट अ रेसिडेंट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र डज नॉट रिलेट टू रिजर्वेशन बट रिलेट्स टू हैविंग एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट। तो किसी व्यक्ति को इस बात से इनकार करना कि क्योंकि आप महाराष्ट्र के निवासी नहीं हैं, आप महाराष्ट्र के रेसिडेंट नहीं है, इसलिए आप उसके मेंबर नहीं बन सकते, तो ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट देने से रोकने वाले राइट से रिलेटेड है और ये नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? द कंसेप्ट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि किसी स्टेट में रेसिडेंस के बारे का जो रूल होता है उसको बेसिकली डोमिसाइल बोला जाता है। एज स्टिपुलेटेड हैज नो रैशनल, मतलब ये जो 5 साल का महाराष्ट्र में रेसिडेंस का नियम जो दिखाया गया है वो गलत है। और साथ में ये भी बोला गया कि इट इनवाइट्स वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 50 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इस प्रकार से जो मेंबरशिप देने से मना किया गया, हालांकि वो प्राइवेट बॉडी थी, तो वो आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसका वायलेशन करता है। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस चारू खुराना के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली बोला था कि चारू खुराना का जो राइट टू लाइवलीहुड का फंडामेंटल राइट है वो वायलेट होता है यदि उसको मेंबरशिप देने से मना किया जाता है, क्योंकि जब तक उसको मेंबरशिप नहीं मिलेगी तब तक फिल्म इंडस्ट्री में उसको मेकअप आर्टिस्ट के रूप में कई लोग उसको काम नहीं देंगे, तो उसका राइट टू लाइवलीहुड उसका अफेक्ट हो रहा है। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आर्टिकल 19 में भी आपको एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। आप कहीं भी मूव कर सकते हैं इंडिया में, कहीं भी सेटल हो सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं और साथ में प्रोफेशन भी कर सकते हैं, कोई ऑक्यूपेशन यानी कि कोई जॉब भी कर सकते हैं, ट्रेड बिजनेस भी कर सकते हैं। तो इन सारे प्रोविजंस को यदि हम ध्यान से देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी यदि हम ध्यान से देखते हैं, और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने अपना जो टेंटेटिव ओपिनियन बोला था, जब वहां पर भी इसी प्रकार का 75% रिजर्वेशन लगाया गया था आंध्र प्रदेश की प्राइवेट जॉब्स में वहां के लोकल लोगों के लिए, तो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने भी यही बोला था। हालांकि उनका वो टेंटेटिव ओपिनियन था, उसकी फाइनल हियरिंग अभी तक बाकी है, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिखता है। आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी देखिए और जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी किए गए हैं उनको भी देखिए, तो इनसे सबसे ये क्लियरली दिख रहा है कि हरियाणा में जो 75% रिजर्वेशन वहां के लोकल लोगों के फेवर में वहां के प्राइवेट सेक्टर में लगाया गया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिखता है। ऑफ कोर्स इसमें फाइनल जजमेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आने वाले टाइम में दिया जाएगा, जब इस इशू को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाएगा। लेकिन प्राइमा फेशी अगर हम इस रिजर्वेशन को देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस प्रकार के प्रोविजंस हैं
उसके हिसाब से स्टेट द्वारा ये डिस्क्रिमिनेशन करना, क्योंकि ये जो कानून बनाया जा रहा है वो स्टेट के द्वारा बनाया गया है। प्राइवेट सेक्टर ने खुद नहीं बोला है कि हम इस व्यक्ति को जॉब नहीं देंगे, हम हरियाणा के बाहर के लोगों को जॉब नहीं देंगे। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ये जो कानून है ये उनके ऊपर थोपा जा रहा है। ये बात आप ध्यान में रखिए। और दूसरी बात आप क्या हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि इस प्रकार का जो रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में किया जा रहा है, एक्चुअल में ये हरियाणा के खुद के इंटरेस्ट को अफेक्ट करने वाला है। हरियाणा के गुड़गांव में काफी सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं, दूसरी भी कई कंपनीज हैं जिनमें मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इस प्रकार की बड़ी कंपनीज भी हैं। इंडिया में बेंगलोर और हैदराबाद के बाद शायद गुड़गांव तीसरे नंबर पर आता है आईटी सेक्टर के बारे में, जहां पर सबसे ज़्यादा कंपनीज हैं। ऑफकोर्स मुंबई और पुणे में भी आईटी सेक्टर की काफ़ी कंपनीज हैं, लेकिन गुड़गांव का भी काफ़ी टॉप स्थान में, टॉप रैंक्स में नंबर आता है जहां तक आईटी सेक्टर की कंपनीज का सवाल है। अब आईटी कंपनीज में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी में इंजीनियर्स पूरे देश के सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज वो गुड़गांव में आके काम करते हैं। यदि आपने 75% का नियम लगा दिया कि 75% जॉब्स जो आईटी सेक्टर की कंपनीज में है या बाकी कंपनीज में भी हैं, उनमें सिर्फ हरियाणा के लोगों को ही लिया जा सकता है, तो फिर भारत के बाकी हिस्सों से जो लोग आकर के गुड़गांव या हरियाणा के अदर एरियाज में काम कर रहे हैं, उनको नौकरी से निकालना पड़ सकता है। तो इससे क्या होगा, वहां पर जो आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं, तो उसमें से कुछ कंपनीज हो सकता है गुड़गांव को छोड़कर के बाकी एरियाज में शिफ्ट हो जाए। ये भी पॉसिबल है डेफिनेटली कि ये कंपनीज इमीडिएटली इस कानून के हिसाब से रिजर्वेशन देने की बजाय पहले कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएं, वहां से इस कानून के बारे में स्टे लाने की कोशिश करें। और अगर उनको स्टे मिल जाता है तो जब तक स्टे ऑपरेट करता है तब तक शायद वो हरियाणा में बनी रहे। लेकिन फिर भी जो नई कंपनी, अगर मान लीजिए कोई नई कंपनी हरियाणा में आने चाहती है आईटी के क्षेत्र में या किसी भी और फील्ड में, तो नेचुरली नई कंपनी आने से हेजिटेट करेगी। उनको लगेगा कि अगर हरियाणा में आएंगे तो हमारे को 75% रिजर्वेशन देना पड़ेगा वहां के लोकल लोगों को। हो सकता है लोकल लोगों में उतना स्किल सेट नहीं हो, उतनी एक्सपर्टीज नहीं हो, या उतने सफिशिएंट नंबर में हमें एक्सपर्ट एम्प्लॉयज नहीं मिल सके, वो स्किल सेट वाले एम्प्लॉयज जो हमें चाहिए हैं। तो इससे कई फॉरेन कंपनीज या फिर इवन जो इंडियन कंपनीज है, बाकी स्टेट्स की जो बड़ी कंपनीज है, वो हरियाणा में आकर के अपनी कंपनीज खोलने में हेजिटेट करेंगी। और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, मान लीजिए कब अगर फ्यूचर में अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इस प्रकार के कानून को अगर अपहोल्ड किया गया, उसको वैलिड करार किया गया, इन केस, जिसके चांसेस काफी कम है, लेकिन प्रिज्यूम कीजिए कि अगर इसको अपहोल्ड किया गया, क्योंकि आईटी सेक्टर की कंपनीज या दूसरी कंपनीज के मन में तो ये डाउट बना ही रहेगा। तो अगर इस प्रकार से इस तरह के कानून को अपहोल्ड किया जाता है बाद में जुडिशरी के द्वारा, तो डेफिनेटली उनमें से कई कंपनीज हरियाणा से शिफ्ट होकर के दूसरी स्टेट्स में जाना चाहेगी। इसमें देखा जाए तो हरियाणा सरकार को खुद को टैक्सेस का लॉस होगा, हरियाणा के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी, और नेचुरली देश की ग्रोथ में या देश के इंटीग्रेशन में भी काफी रुकावटें आएंगी। क्योंकि देखिए हरियाणा में इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो शायद उसकी जो एलआई पार्टी है चौटाला की, शायद उन्होंने अपने इलेक्शन के दौरान इस प्रकार का प्रॉमिस किया था कि हरियाणा के लोकल लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब का रिजर्वेशन दिया जाएगा। शायद उसको पूरा करने के लिए हरियाणा की बीजेपी की जो अलायंस वाली सरकार है, उन्होंने शायद ये जॉब का रिजर्वेशन देने का कोशिश किया है प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोकल लोगों के लिए। लेकिन देखिए बीजेपी ने ही 2016 में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था। अभी जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही रेट लागू होता है किसी भी एक गुड्स या किसी भी एक सर्विसेज के लिए, यानी कि एक वस्तु के लिए पूरे इंडिया में एक रेट लगेगा। तो एक तरफ तो आप इंडिया को यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सेंटर के कुछ टैक्सेस को तथा स्टेट्स के कुछ टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी का एक सिंगल टैक्स लगाया गया, जिसका किसी एक वस्तु के लिए पूरे भारत में एक ही रेट रहेगा। इंटरस्टेट ट्रेड पर भी रुकावटें हटाई गई। उसी प्रकार से वन नेशन वन राशन कार्ड की भी बात होती है, पूरे देश को यूनिफाई करने की, इंटीग्रेट करने की, सभी स्टेट्स
आपस में बिना भेदभाव किए हुए पूरे इंडिया को एक माने, सभी सिटीजन्स इस देश के नागरिक हैं। फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट है, देश के लोगों में भाईचारा होना चाहिए। एक तरफ से तो हम इस प्रकार की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, और दूसरी तरफ फिर हम एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, वहां के लोगों के लिए रिजर्वेशन लगा करके बाकी स्टेट्स के सिटीजन्स के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और इसके थ्रू देखिए अल्टीमेटली क्या होगा, उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों का भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लॉस होगा, क्योंकि अगर कंपनीज वहां से शिफ्ट हो जाएंगी तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। बाहर की कोई भी कंपनी आए, हरियाणा में अगर मान लीजिए आती है, तो कम से कम उसमें लोअर लेवल पर तो लोकल लोगों को ही ज्यादातर रोजगार मिलता है। इवन हायर लेवल पर भी लोकल लोगों को काफी हद तक उनको भी रोजगार मिलता है, लेकिन बाहर के लोग भी आते हैं। लेकिन जो नीचे के स्तर के एम्प्लॉयज रहते हैं किसी भी कंपनी में, वो तो मोस्टली देखिए लोकल लोग ही रहते हैं। तो अगर कुछ कंपनीज हरियाणा से बाहर जाती हैं या नई कंपनी नहीं आती हैं, तो नेचुरली लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने की अपॉर्चुनिटीज कम होगी, हरियाणा सरकार को भी टैक्सेस कम मिलेंगे। और उसी प्रकार से देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में आना चाह रही है, हमारी भारत सरकार क्या कोशिश कर रही है, अभी उन्होंने 2 साल पहले कॉरपोरेट टैक्स को काफी हद तक कम किया था। फिर एक PLI स्कीम अभी रिसेंटली हमारे देश की सरकार लेके आई है कई इंडस्ट्रीज के लिए, और करीब 2-3 लाख करोड़ रुपए का PLI का इंसेंटिव दिया जाने वाला है कंपनीज को। PLI का मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि आप कुछ नई कंपनी के मार्फत या अपनी नई कैपेसिटी के मार्फत आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, हम आपको 4 से 6% का प्रोडक्शन की वैल्यू का इंसेंटिव देंगे। एक तरफ से तो आप बाहर के लोगों को बोल रहे हैं कि आप इंडिया में इंडस्ट्री लगाइए, लेकिन अगर मान लीजिए बाहर से कोई कंपनी फॉर एग्जांपल आना चाहती है, तो उनको लगेगा भाई यहाँ तो फॉरेन के लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट देना भूल जाइए, यहाँ तो जिस स्टेट में आप इंडस्ट्री लगाएंगे सिर्फ उसी स्टेट के लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, बाहर के लोगों को भी आप मतलब विद इन इंडिया के लोगों को भी आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। फॉरेन के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात तो अलग रह गई। तो फिर काफी कंपनीज हेजिटेट करेंगी, हमारे नेशनल इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगा, हमारी GDP की ग्रोथ में भी रुकावट आ सकती है। क्यों? देखिए क्या होता है हमारे देश में, क्या सिस्टम है, अगर हम कोई रिफॉर्म्स करते हैं, जैसे अभी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए 3 कानून बनाए गए थे पार्लियामेंट के द्वारा फार्मर लॉ से रिलेटेड, तो उसका कई जगह विरोध हुआ। जब हम कोई रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो उसमें कई लोग विरोध करते हैं, लेकिन अगर कोई नेगेटिव चीज लगती है, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन को बढ़ाना है, तो सभी स्टेट्स में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है, क्योंकि सभी स्टेट की रूलिंग पार्टीज को, जो पॉलिटिकल पार्टीज, उनको लगता है भी हम क्यों पीछे रहें, हम भी अपने लोगों को रिजर्वेशन देंगे तो वोट हम भी बटोरेंगे। तो एक प्रकार का कंपटीशन चालू हो जाता है। तो हमारे देश में काफी बुरी परंपरा क्या है कि यदि कोई नेगेटिव काम होता है एक स्टेट में या किसी एक जगह पर, तो सारी पार्टीज उसको फॉलो करने की कोशिश करती है। कोई अच्छा काम होता है, रिफॉर्म्स होता है, तो जनरली डरते हैं लोग, डरते इन द सेंस दैट उसको इंप्लीमेंट करने से, रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने में हेजिटेट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो उसका अपोजिशन करेंगी, उसमें एजिटेशन होंगे, जैसे अभी फार्मर्स के केस में एजिटेशन हो रहा है। हालांकि एजिटेशन सिर्फ 2-3 स्टेट्स के लोग ही कर रहे हैं, किसान, लेकिन फिर भी इस प्रकार से मीडिया में प्रेजेंट किया जाता है अपोजिशन पार्टीज के द्वारा, या ऐसे लोग जिनका खुद का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसमें आड़ती भी आ सकते हैं और भी कुछ लोग हो सकते हैं, तो ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे भारत के सारे फार्मर्स का अपोजिशन है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जो पॉजिटिव रिफॉर्म्स आते हैं हमारे देश में वो जनरली लिमिटेड रहते हैं, उसको बाकी स्टेट्स द्वारा या बाकी लोगों द्वारा फॉलो करने में हेजिटेशन दिखती है। लेकिन जो भी नेगेटिव कंसेप्ट्स आते हैं वो इमीडिएटली फॉलो हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव कंसेप्ट ज्यादातर क्या होते हैं, वो पॉपुलिस्ट की तरह से होते हैं। लोगों को कोई इंसेंटिव देना है एक्स्ट्रा, सरकार का चाहे बजट गड़बड़ा जाए या रिजर्वेशन देना है, इस प्रकार की जो पॉलिसीज हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक लोगों को कोई बेनिफिट दिया जाता है, तो सरकार को या रूलिंग पार्टीज को लगता है कि हाँ इसमें हम लोगों का वोट बटोर सकते हैं। तो इस प्रकार की पॉलिसीज अभी पहले आंध्रा ने लगाई, हरियाणा ने लगाई, हो सकता है एक आधी और भी स्टेट ने लगाया हो, लेकिन इसको देखा देखी बाकी स्टेट्स भी इसी प्रकार की पॉलिसीज आज नहीं तो कल लगाने वाले हैं। तो फिर इंडिया को इंटीग्रेट करने का जो कंसेप्ट है वो कहां जाएगा, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट कहां जाएगा, पूरे इंडिया में आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो कंसेप्ट कहां जाएगा, जो हमारे को फंडामेंटल राइट्स दिए गए वो कहां जाएगा। इंडिया का इंटीग्रेशन की जगह हम तो उसको डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, स्टेट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं। जो आज का टेक्नोलॉजी का जो जमाना है, एक तरफ से तो बोलते हैं
कि वर्क फ्रॉम होम आप बेंगलोर में बैठ करके गुड़गांव में भी जॉब कर सकते हैं। कहने का मतलब आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे, आजकल काफ़ी सारी जॉब्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम हो गई हैं, या वर्क फ्रॉम एनीवेयर। जॉब आपकी एक जगह पर है, हो सकता है हरियाणा में हो, लेकिन आप चेन्नई में बैठ करके, कोलकाता में बैठ करके, मणिपुर में बैठ करके, बेंगलोर में बैठ करके आप उस हरियाणा की जॉब को वर्क फ्रॉम होम करके कर सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ जब बोला कि नहीं, यहाँ तो हरियाणा के लोगों को ही जॉब मिलेगी, 75% रिजर्वेशन है, तो देखिए कहीं ना कहीं हमारे देश की ग्रोथ में, हमारे देश के इकोनॉमी में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। और दूसरा, हमारा जो सोशल इंटीग्रेशन है देश का, नेशनल इंटीग्रेशन, वो भी कहीं ना कहीं मार खाने वाला है। तो इस प्रकार के कानूनों को हमें थोड़ा डिस्करेज करना चाहिए, और आई होप कि इसको जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। हालांकि अनफॉर्चुनेटली हमारा एक्सपीरियंस ये है कि जब इस प्रकार के मैटर्स को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो जुडिशरी द्वारा काफ़ी डिले होता है, कई साल का टाइम लग जाता है, कई बार तो 10-10, 15-15 साल भी लग जाते हैं। तब तक सस्पेंस की सिचुएशन बनी रहती है। कई बार अगर स्टे नहीं दिया जाए तो इस प्रकार के प्रोविजंस इंप्लीमेंट भी हो जाते हैं। तो हम सिर्फ यही होप कर सकते हैं कि इस प्रकार की जो गलत पॉलिसीज को लगाया गया है हरियाणा सरकार द्वारा, तो उसको जल्दी से चैलेंज किया जाएगा संबंधित लोगों के द्वारा इन द सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में, और जुडिशरी के द्वारा इस प्रकार की पॉलिसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।